नाजीवाद एवं वाइमर गणतंत्र। फेडरिक एबर्ट की सरकार ने एक संविधान निर्माण की दिशा में कार्य आरंभ किया और 19 जनवरी 1919 ईस्वी को राष्ट्रीय संविधान सभा के निर्वाचन की घोषणा की, जिसमें अनेक राजनीतिक दलों ने भाग लिया, किंतु किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। इस तरह 421 सदस्यीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुई। संविधान सभा ने फेडरिक एबर्ट को गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति और फिलिप शीडमैन को प्रधानमंत्री बनाया गया। लंबे वाद विवाद के पश्चात एक नवीन संविधान का निर्माण हुआ, जिसे वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है। 14 अगस्त 1919 को इस संविधान को लागू किया गया। नवीन संविधान के अनुसार जर्मनी में 18 संघीय राज्यों के गणतंत्री संघ की स्थापना की गई। इस शासन व्यवस्था में अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। जर्मन जनता को राज्य की प्रभुसत्ता का स्रोत माना गया और 20 वर्ष से अधिक आयु के सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया। संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति को बनाया गया, जिसकी कार्यावधि 7 वर्ष निश्चित की गई। यद्यपि संसद सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे समय से पूर्व भी हटाया जा सकता था। राष्ट्रपति जल, थल और वायुसेना का प्रधान सेनापति भी होता था। उसे आपातकाल की घोषणा करने और उस स्थिति में सभी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार था। वाइमर संविधान ने राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री था, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। संविधान के अनुसार संसद के 2 सदन थे। प्रथम निम्न सदन या लोकसभा राइक स्टैग, दूसरा राज्य परिषद या राइक स्ट्राट कहा जाता था। लोकसभा का निर्वाचन 4 वर्ष के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाने लगा। राज्य परिषद, जिसमें संघ के 18 राज्यों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया था, उसे कम से कम एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था, किंतु बड़े राज्यों को जनसंख्या के आधार पर अतिरिक्त प्रतिनिधि भी भेजने की व्यवस्था थी। इस सभा के अधिकार सीमित थे। संविधान सभा द्वारा नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषण एवं लेखन की स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। वाइमर गणतंत्र के समक्ष समस्याएं एवं उसके पतन के कारण 1919 ईस्वी में जर्मनी में जिस गणतंत्र की स्थापना हुई थी, उसके 13 वर्षों के बाद ही उसके स्थान पर जर्मनी की जनता ने हिटलर की अधिनायकवादी सत्ता को स्वीकार किया। इस बिंदु पर यह प्रश्न उठता है कि आखिर वे क्या कारण थे जिससे नव स्थापित गणतंत्र अल्पकालिक सिद्ध हुआ। गणतंत्र के पतन के कारणों को गणतंत्र के समक्ष समस्याओं के आलोक में देखा या समझा जाना चाहिए। वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर। गणतंत्र की स्थापना ऐसे समय हुई थी जब जर्मनी सैनिक पराजय से टूट चुका था और उसे बाध्य होकर कठोर और अपमानजनक शर्तों पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। इस संधि के तहत अल्सास लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को देना पड़ा था। सेना में कमी कर दी गई थी। एक बड़ी राशि युद्ध हर जाने के रूप में वसूल की गई। इस दृष्टि से गणतंत्र प्रारंभ से ही लोगों की नज़र में जर्मनी के अपमान का प्रतीक था। बहुदलीय व्यवस्था। जर्मनी में बहुदलीय व्यवस्था थी और किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं था। इस कारण वहाँ मिला जुला मंत्रिमंडल बना, जो अधिक समय तक सत्ता स्थापित नहीं कर सका। 1919 ईस्वी से 1932 ईस्वी के बीच 18 सरकारें अस्तित्व में आई, जो बहुदलीय व्यवस्था में निहित
अव्यवस्था की सूचक थी। नाजीवादी सिद्धांत अथवा हिटलर के सिद्धांत। राष्ट्रीय समाजवाद या नात्सीवाद या नाजीवाद 20वीं शताब्दी के बुद्धि विवेक तथा तर्क के विरुद्ध कटु विद्रोह का प्रतीक है। राष्ट्रीय समाजवाद नेशनल सोशलिज्म का अर्थ राष्ट्रीयकरण एवं संपत्ति का बंटवारा नहीं था। समाजवाद शब्द रखने का उद्देश्य जर्मन श्रमिकों को आकर्षित करना था। नाजीवाद व्यक्तिवादी जनतंत्र, उदारवाद, साम्यवाद एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या विश्व बंधुत्व के विरुद्ध था। के.एस. पिन्सन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न जर्मनी में लिखा है कि राष्ट्रीय समाजवादी अथवा नात्सी दर्शन मुख्यतः विभिन्न रंगों का समन्वय था, जिसे म्यूनिख के चित्रकार ने एक साथ संजोया था। यह रंग फादरलैंड पार्टी, सर्व जर्मन रोमानवाद, समाजवाद, परंपरावाद, राष्ट्रवाद तथा प्रशियनवाद इत्यादि से प्रभावित थे। यह एक हिंसक यहूदी विरोधी तथा गणतंत्र विरोधी आंदोलन था, जो विरोध या विवेक विरोध की नींव पर खड़ा था। विवेक के स्थान पर भावना तथा शक्ति की अपील पर आधारित था। नाजीवाद का कोई स्पष्ट सुनिश्चित दर्शन या सिद्धांत नहीं था, किंतु हिटलर के द्वारा घोषित 25 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर नाजीवादी सिद्धांतों को समझा जा सकता है। राज्य की सर्वोच्चता हेगेल के राज्य विषयक सिद्धांत की भांति ही है, जिसमें राज्य ईश्वर का अवतार माना गया है। नात्सियों ने भी राज्य को एक मानवेतर सर्वोच्चतर इकाई माना है। मुसोलिनी भी राज्य की सत्ता को स्वीकार करता था। हिटलर के अनुसार राज्य में जनता के प्रतिनिधियों की कोई संस्था नहीं होगी जो बहुमत से निर्णय करे। राज्य में सिर्फ एक निर्णय करने वाली संस्था होगी जो चुने हुए नेता की सहायता करेगी और कुछ समय तक नेता उस संस्था के सदस्यों को विविध कार्य करने का आदेश देगा। हिटलर के अनुसार राज्य उस कच्चे माल से बनता है जिसे हम लोग, प्रजाति या फोक कहते हैं, और राज्य का सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह प्रजाति की जाति शुद्धता बनाए रखे। इस प्रकार नाजी राज्य एक सर्वसत्ता संपन्न संस्था है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर हावी है और उसके समक्ष व्यक्ति महत्वहीन है। प्रजाति विशुद्धता, यहूदी विरोध। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने विशुद्ध प्रजातीयता पर बल दिया। उसके अनुसार मानव संस्कृति ने जितनी प्रगति की है उसकी आधारशिला आर्यों ने तैयार की है। उसने प्रचार किया कि जर्मन प्रजाति विशुद्ध आर्य है और रक्त की शुद्धता ही राष्ट्रीयता का मूल आधार है। इस दृष्टि से जर्मन प्रजाति अन्य सभी प्रजातियों से श्रेष्ठ है, अतः उससे अन्य प्रजातियों पर शासन करने का अधिकार है। इस संकुचित प्रजाति विचारधारा के कारण हिटलर ने यहूदी विरोधी नीति अपनाई। वस्तुतः यहूदी जर्मनी के व्यवसायों, उद्योगों, बैंकिंग में अपना प्रभुत्व रखते थे। यहूदियों को हटाकर जर्मन जनसंख्या को उनके द्वारा रिक्त स्थानों पर लाए जाने का प्रयास किया गया। हिटलर के इन यहूदी विरोधी नारों ने जर्मन जनता को अपना लाभ दिखाई पड़ा और उन्होंने हिटलर का समर्थन किया। हिटलर को यहूदियों से इतनी घृणा थी कि वह ईसा मसीह को भी यहूदी न कहकर आर्य प्रजाति का व्यक्ति कहता था। सत्ता प्राप्त करने के पश्चात उसने यहूदियों की समस्या का अंतिम समाधान करने के लिए उन्हें यातना केंद्रों में भेजा, जहां गैस चैम्बरों में उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रजाति विशुद्धता के परिप्रेक्ष्य में नाजीवाद और फांसीवाद में गहरा अंतर था। साम्यवाद का विरोध। नाजीवाद ने साम्यवाद के विरोध का लक्ष्य बनाया। वस्तुतः बोल्शेविक क्रांति के पश्चात यूरोप
में साम्यवाद का तेजी से प्रसार हो रहा था और जर्मनी की तत्कालीन संघर्षरत स्थिति में साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ रहा था। इसलिए जर्मनी ने भी सभी प्रतिक्रियावादी शक्तियां पूंजीपति, भूमिपति, पादरी साम्यवाद से आतंकित थे। इतना ही नहीं, मध्यम वर्ग भी व्यक्ति विरोध और राज्य के अतिशय नियंत्रण के कारण साम्यवादियों के विरुद्ध था। जर्मन जनता के समर्थन हेतु नाजियों ने साम्यवाद विरोधी भावना को और भी प्रचारित किया। शक्ति, युद्ध व सैन्यवाद में विश्वास। नाजीवादी शक्ति और युद्ध दर्शन में विश्वास रखता था। इस बिंदु पर फांसीवाद से इनकी समानता देखी जा सकती है। शक्ति और युद्ध में विश्वास के कारण ही जर्मनी ने शक्तिशाली सैन्य तंत्र के लक्ष्य को अपनाया था। प्रजातंत्र विरोधी हिटलर और नाजीवाद ने प्रजातंत्र को अस्वीकार कर दिया। उसने व्यक्ति के महत्व को नकार दिया। इस प्रकार नाजीवादी सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना में विश्वास रखता था, जहां व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। फांसीवाद में भी प्रजातंत्र का विरोध मिलता है। महान नेता की संकल्पना। नाची दल संपूर्णतः फ्यूहरर प्रिसिस्ट या नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित था। इसके अंतर्गत नेता की इच्छा को ही विधि माना जाता था। इसके अनुसार फ्यूहरर अथवा नेता सदैव सही होता है और उसकी आज्ञा का पालन पवित्र कर्तव्य है। जिस तरह कैथोलिक यह मानते हैं कि धार्मिक मामलों में पोप ब्रह्मातीत है, सर्वोच्च है, उसी प्रकार नाज़ी लोग यह मानते थे कि राजनीतिक मामलों में हिटलर ब्रह्मातीत है, सर्वोच्च एवं सही है। इस तरह सरकार की शक्ति एक व्यक्ति में निहित की गई और नेता तानाशाह के रूप में स्थापित हुआ। महान नेता की यह संकल्पना फांसीवाद में भी मिलती है। धर्म के प्रति